यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज बिहार शरीफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैंने पिछले जो 4 वीडियो डाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर, उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी बिंदु के चलते बताया है। और कोई अक्षीय बिंदु जो होता है आपका विद्युत द्विध्रुव, उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान बताया था। निरक्षीय बिंदु पर बताया था, इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हमने बताया था उस समय की, जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके ऊपर जो इक्वेटोरियल लाइन होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन उसके केंद्र बिंदु से जाता है ना। मैंने 2 बातें बताई थी आपको कि अगर कोई मान लीजिए, एक तो ये मैंने शुरू में बताया था कि कोई अगर विद्युत आवेश है, बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, मान लीजिए मैंने कोई आवेश ले लिया +Q, तो इसके इस बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित कोई दूसरा बिंदु P है, तो यहाँ पे विद्युत विभव का मान क्या होगा ये मैंने बताया था। और उसका मान आप लोगों ने सीखा था कि अगर इस पे विद्युत विभव का मान पूछा जाए तो उसको Vp से संकेत करेंगे, और इसका मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं। अगर कोई माध्यम है तो के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और जो आवेश लेते हैं प्लस आवेश है तो +Q लिखेंगे, और इसको हमने कहा था आवेश उसके प्लस और माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो प्लस माइनस अगर आपका है यहाँ पे प्लस आवेश है तो प्लस लेंगे, और दोनों बिंदु जो आवेश है आपका बिंदु आवेश है और जिस बिंदु पे निकालना है दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर या वर्ग कहते हैं इसको, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका आता है किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश से जो कि कुछ दूरी पर स्थित है उसके ऊपर विद्युत विभव का मान हमको प्राप्त करना है। तो इसका फॉर्मूला ये आता है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक होता है जिसमें हम आवेश को रखते हैं। तो ये जो आवेश है किस माध्यम में है, अगर वो पानी के अंदर है तो पानी के लिए के का मान 80 होता है, 80 होता है। अगर इसको आप हवा में रखते हैं तो हवा के लिए के का मान 1.003 के आसपास होता है, तो वो आपको वैल्यू वाइज लिखना है। अगर किसी मेटल के अंदर रख देते हैं इस आवेश को तो मेटल के लिए के का मान अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, तो उसका मान यहाँ रखेंगे, अपने आप हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर निर्वात में है या मुक्त आकाश में है, फ्री स्पेस बोलते हैं या वैक्यूम बोलते हैं, उसके अंदर के का मान 1 होता है। तो ध्यान रखना है कि के का मान हमेशा 1 जो होता है फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, बाकी सारे माध्यम के लिए के का मान ग्रेटर होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है। तो कह सकते हैं के का मान 1 होता है कहाँ पे, तो निर्वात में, वैक्यूम जिसको बोलते हैं निर्वात में, अथवा मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपसे पूछा जाता है। और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर एनी मीडियम, किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम में आपका के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि हवा में के का मान क्या होता है, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इक्वल टू 1 अगर आपने मार दिया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि निर्वात में के का मान 1 होता है, हवा में भी के का मान ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि वो भी एक माध्यम हो जाता है। तो निर्वात में अथवा मुक्त आकाश में के का मान 1 होता है, हवा में भी 1.003 होता है। मतलब क्या है, वैल्यू वाइज अगर देखें तो हवा में भी 1 से ग्रेटर है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि के का मान माध्यम में या हवा में भी ग्रेटर देन 1 होता है, निर्वात में या मुक्त आकाश में केवल 1 होता है। तो मैंने ये कहा था कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर या किसी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको विद्युत विभव निकालना है। तो ये आया था, मैंने निकाला था दूसरा वीडियो में मैंने इसको निकाल के बताया था आपको। फिर हमने ये कहा था कि अगर यही आवेश माइनस ले लिया जाए, जैसे ये वाला जो आवेश है इसको मैंने माइनस ले लिया, -Q ले लिया। अब इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु
मान लीजिए P है। अब यहाँ पे बोला जाए कि विद्युत विभव का मान निकालिए, तो आपको Vp का मान कितना लिखे थे, 1/4 पाई ε0 k, और ये जो आवेश है उसको उसके ऋण और धन आवेश अगर होता है तो उसके चिन्ह के साथ लेते हैं, अब बटा दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसका स्क्वायर। तो ये जो आपका जो आवेश है अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पे प्लस आवेश था तो मैंने प्लस लिखा, माइनस आवेश है तो माइनस लिखते हैं। ये जो विद्युत विभव है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि जब होता है तो उसमें दिशा का कोई महत्व तो नहीं होता उसके लिए, और इसी वजह से इनके अंदर जो भी राशि होती है वो धन या अगर ऋण होती है तो उसको उसके चिन्ह के साथ लिया जाता है। जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा का महत्व होता है, तो उसका जो परिमाण होता है उसमें माइनस या प्लस होता है तो नहीं लेते, क्योंकि अगर आप उसमें माइनस या प्लस डाल देंगे तो जो दिशा है वो बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी, क्योंकि माइनस कोई भी डायरेक्शन है उसमें माइनस लगा देंगे तो उस दिशा का विपरीत दिशा हो जाता है। तो सदिश राशि में ये काम नहीं करते, लेकिन विद्युत विभव अदिश राशि है इसलिए हम करते हैं ये काम। और यही मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू के चलते किसी बिंदु पर कितना विभव होगा और माइनस क्यू के चलते किसी बिंदु पर कितना विभव होगा। और फिर हमने कहा था कि बहुत सारा आवेश अगर एक ही जगह है तब कैसे निकालेंगे, तो सारे के लिए मैंने वहां पे बोला था कि जितने भी आवेश हैं सबके चलते वहां पे विद्युत विभव निकाल करके सबको जोड़ देंगे। तो हमने ये कहा था, तो यहाँ पे एक चीज ये बताया था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा था आपको कि विद्युत विभव जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा राशि है, तो ये अदिश राशि है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि ये अदिश राशि है, ठीक है ना। फिर हमने ये कहा था इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक हमने कहा था वोल्ट होता है, तो वो भी ध्यान रखना आपको कि वोल्ट होता है। आपसे एक नंबर में पूछ लेता है सब क्वेश्चन। फिर इसका डायमेंशन पूछता है, बीमा पूछता है, ठीक है ना। तो विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो हमने जैसे डिफाइन किया था, इसका अगर पूछा जाए कि बीमा, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, विद्युत विभव की बीमा, ये निकालना है मुझे। तो बीमा कैसे निकालिएगा, तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W/Q। हमने कल सिखाया था आपको कि किसी भी आवेश को एक बिंदु, जो परीक्षण धन आवेश था उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश जिसको लाते हैं उसके परिमाण के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। अगर अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु का विद्युत विभव होता है, और अगर दो बिंदु के बीच का निकालते हैं तो उसको विद्युत विभवांतर बोला जाता है ना। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो गया W को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये W वर्क है तो इसको जूल लिख सकते हैं, और ये Q कूलम है। तो आपने पढ़ा है कि Q जो है वो ये आधारभूत मात्रक नहीं है जिसको आप फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, वो Q इज इक्वल टू IT होता है। तो इसमें Q के लिए आपको पता है, इसके लिए एम्पियर होता है और इसके लिए सेकंड लिखते हैं, और वर्क डन के लिए जूल हो जाता है ना। तो ये हो गया V इज इक्वल टू क्या हो गया, तो हो जाएगा जूल, जूल अपॉन एम्पियर सेकंड हो गया, है ना। जूल अपॉन एम्पियर सेकंड इसको लिखते हैं, ठीक है। अब जूल अपॉन एम्पियर सेकंड जो है इसको कैसे लिखिएगा, तो आपको पता है जूल का, अगर अब V का डायमेंशन लिखते हैं, ये V का डायमेंशन, ठीक ना। तो कैसे लिखिएगा, जूल के लिए आपको पता है किलोग्राम, ये जो होता है F/S, जूल को क्या लिखते हैं, तो आप वर्क डन इज इक्वल टू ये जो W है, ये W के लिए क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू F/S। F क्या होता है, तो F को न्यूटन बोलते हैं, है ना। और न्यूटन का जो SI मात्रक होता है वो तो न्यूटन ही होता है, लेकिन न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, और इनटू ये हो गया डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड लिखा मैंने और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो V का डायमेंशन क्या लिखिएगा, तो ये हो गया जूल, जूल के लिए W जूल होता है, वर्क डन यहाँ मैंने लिखा है, तो जूल के लिए हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम के लिए आप लिखते हैं M कैपिटल,
है ना। फिर मीटर के लिए लिखते हैं एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड नीचे में है टी, इसके लिए डायमेंशन में टी लिखते हैं, तो ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो टी पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नीचे जो है एम्पियर है तो एम्पियर रहने देंगे, और ये सेकेंड है तो सेकेंड के लिए टी लिखेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए एम पे पावर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका एल पे पावर 2 हो जाएगा, और टी पे पावर -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -3 हो जाएगा, और ए पे पावर 1 है तो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन आ गया, भी का डायमेंशन, जो आपका विद्युत विभव का डायमेंशन होता है वो mL2T-3 और ए पे पावर -1 होता है। इसको ध्यान रखना है क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो v का डायमेंशन क्या हो गया, ये तो हो गया जूल के लिए ये वाला mL2T-2, और ये हो गया आपने जो पढ़ा है कूलम, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, आई के लिए ए, टी के लिए सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हो गया जूल, ये जो है जूल, W के लिए जूल था, और ये Q है तो Q के लिए एम्पियर सेकेंड, A इंटू एस, ये वाला A इंटू एस हो गया आपका। तो हमने जूल के लिए निकाला, W इज इक्वल टू एफ एस होता है तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और ये विस्थापन है, विस्थापन के लिए मीटर होगा, ये S जो है विस्थापन है, और F जो आपका है ये न्यूटन है, न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो किलोग्राम मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मीटर स्क्वायर, अब बटा सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। किलोग्राम के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं तो कैपिटल एम का प्रयोग किया मैंने, मीटर के लिए एल का कैपिटल प्रयोग करते हैं तो एम के लिए एल हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, और सेकंड के लिए टी का प्रयोग करते हैं, ये स्क्वायर नीचे है ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, और आपका नीचे क्या था, ए एस था, ये एम्पियर, तो एम्पियर को ए लिखते हैं, सेकंड के लिए टी लिखते हैं। अब सारा को ऊपर लेके चले जाते हैं तो एम ही रह गया, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पे पावर -2, और ये टी पे पावर 1 ऊपर गया तो -1 मिलकर के -3 हो जाएगा, और ए पे पावर 1 है तो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं क्या कि विद्युत विभव अदिश राशि है, उसका बीमा ये होता है। तो ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आपको बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके अक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान क्या होता है, और निरक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो मैंने बताया था 1/4πε0 P/r² था, जहाँ P का मान Q गुना 2L था। तो और निरक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान 0 था, ये था आपका, ये था विद्युत विभव। अक्षीय बिंदु के ऊपर ये विद्युत द्विध्रुव था, -Q + Q, है ना, यहाँ पे केंद्र बिंदु O था, है ना, और ये L था, इसका डाइपोल मोमेंट जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं P था, और हमने एक बिंदु यहाँ पे P ले लिया था, या कोई कह सकते हैं कोई भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे एक कैपिटल P ले लिया, और इसकी दूरी यहाँ से R थी, है ना। तो हमने निकाला था इस बिंदु के ऊपर इन दोनों चार्ज जो कि विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो इसका मान आया था 1/4πε0 के P/r², ये था P/r², ये वाला P जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जहां P का मान क्या था, तो Q गुना 2L के बराबर, ठीक है ना। ये परिमाण, और दिशा किधर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो दिशा होता है -Q से +Q की दिशा में। हमने आपको बताया था अगर A है ये और ये B है तो दिशा किधर होगी P की, A से B की दिशा में। तो ये ध्यान रखना है कि जो दिशा है वो किधर है, A से B की दिशा है ना। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और अक्षीय बिंदु किसको कहते हैं, तो ये जो दोनों लाइन है, ये वाला लाइन, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु -Q और +Q को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इसी को अक्षीय रेखा कहा जाता है, एक्सियल लाइन कहा जाता है, या एक्सिस कहा जाता है, ठीक है ना। अक्षीय रेखा भी अक्षीय रेखा बोलते हैं, या केवल अक्ष भी बोल सकते हैं, तो इसको द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है,
ठीक है ना, द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है, एक्सिस बोला जाता है। और इसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहते हैं, मतलब अक्षीय बिंदु कहते हैं। तो ध्यान रखना, अक्षीय बिंदु के ऊपर, इसका मतलब अक्षीय बिंदु के ऊपर ये वाला मान आता है। तो ये भी याद रखना, आपको 1 नंबर में सीधा पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भी अक्षीय क्या होता है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर, जहां पी का मान क्यू गुना 2l है। ये हो गया, तो ये बताया था आपको। फिर बताया था निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु क्या था, तो मैंने ये बताया था कि अगर ये आपका डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, -q + q, इसका केंद्र बिंदु वो है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और इसको एकदम 2 भाग में बांटती है, तो ये इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। और निरक्षीय रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु अगर ले लें, ठीक है ना, कोई भी बिंदु अगर ले लीजिए, तो इसी को निरक्षीय बिंदु कहेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु बोलेंगे। और मैंने क्या बताया था, निरक्षीय बिंदु के ऊपर क्या आता है, जो आपका मान आता है विद्युत विभव का, तो वो शून्य आता है। निरक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान शून्य आता है। कहीं पे भी आपने, हमने कहा था कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी, यहाँ पे ओ पे ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये सारे पॉइंट के ऊपर, ये पूरी जो लाइन है, इसके ऊपर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो एकदम ध्यान रखना है, निरक्षीय रेखा के ऊपर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो ये हमने बताया था, एकदम इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है, 1-1 नंबर में पूछ देगा। निरक्षीय बिंदु के ऊपर कितना विद्युत विभव का मान होता है, अक्षीय बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होता है, किसी बिंदु आवेश के चलते किसी अलग r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है ना। प्लस धन आवेश है तब कितना होगा, ऋण आवेश है तब कितना होगा, ये सब याद रखना है आपको। बीमा जो मैंने कहा वो भी याद रखना, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये भी याद रखना है ना। तो ये 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि जो विद्युत द्विध्रुव है, उससे हमने अक्षीय बिंदु पे निकाल लिया, निरक्षीय बिंदु पे निकाल लिया, न बिंदु अक्षीय हो न निरक्षीय हो, कोई भी बिंदु हो, तब क्या होगा, वहां पे विद्युत विभव का मान। तो इस बार वही करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो इस बार क्या है, हमने उस बिंदु के बारे में नहीं बताया कि वो बिंदु कहाँ है, अक्षीय बिंदु है या निरक्षीय बिंदु है, कोई भी बिंदु है ना। और कोई भी बिंदु है तो आपको उसके बारे में पता नहीं कि कहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि वो बिंदु जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव है फिर से, है ना। और थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव जो है उसका केंद्र बिंदु से, है ना, ये केंद्र बिंदु से, ये जो है, जो जिस बिंदु पे हमको विद्युत विभव निकालना है, वो बिंदु कुछ इस तरीके से r दूरी पर स्थित है, लेकिन वो ना तो अक्षीय बिंदु है और ना निरक्षीय बिंदु है। मैंने ये एंगल ले लिया कि ये थीटा एंगल पे है और r दूरी पर स्थित है, कहां से, उसके केंद्र से। ये बिंदु आपको पता है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको आप कहते हैं समद्विभाजक, जो लंब है उसके ऊपर, या जो इक्वेटोरियल लाइन है, निरक्षीय रेखा, उस पर भी स्थित नहीं है, ना अक्षीय रेखा पर स्थित है, ये कहीं और है। और वो बिंदु जो है उसके ऊपर हमको निकालना है। डाइपोल मोमेंट आपका P -q से +q की दिशा में होता है, तो आपको पता ही है ना। अब ये r है, तो हमने ये वाला तो मान आपको पता है कि ये एल हमने पहले भी ले रखा है। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं,
ठीक है ना, ये वाला लाइन को मिला देते हैं। उसी तरीके से ये वाला लाइन को मिला देते हैं। आपको पता है कि हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान अगर निकालना है पी बिंदु पर, तो इस आवेश से दूरी पता होना चाहिए और इस आवेश से भी दूरी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूरी हमको, अगर मैं ए बोलूं तो एपी दूरी निकालना पड़ेगा, इसको बी बोलूं तो बीपी दूरी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको यहां से इसको पीछे खींच लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब इसको मैंने यहाँ लिखा था तो इसको हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत होगी, तो इसको P को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। फिर ये जो है, ये वाला लाइन जो है यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिएगा तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको पता है ये आमने सामने का कोण है, ये थीटा कोण है, तो ये भी कोण थीटा होगा। अब बड़े आराम तरीके से जानते हैं कि आमने सामने का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आपको पता है कि अगर ये बिंदु कहीं से भी स्थित है, जिसको कि हमने यहाँ से इसके केंद्र बिंदु से आर दूरी पर लिया, थीटा कोण बनाते हुए लिया, तो अब मैं निकाल सकता हूँ ये वाला बीपी दूरी निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो एन लिख लेते हैं, इसको एम लिख लेते हैं, ठीक है। अब पहले इसके बारे में मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जो क्रमशः या जो दो बराबर एवं विपरीत आवेश, तो दो बराबर या समान एवं विपरीत आवेश -q एवं +q द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। दोनों आवेश के बीच की दूरी ट्वेल्व है, देयरफॉर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 12 किधर होता है, तो -q से +q, ए बी है वो वाला दिशा, तो ए बी की दिशा में उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या करेंगे, तो हमारा जो P बिंदु है, माना कि केंद्र बिंदु O से R दूरी, O से, या इसको ऐसे लिखिए, माना कि P बिंदु का स्थिति सदिश आर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, पोजीशन वेक्टर उसको बोल सकते हैं, या जैसे कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल पे आर दूरी पर स्थित है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी है ना पर, आर दूरी पर द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु
P स्थित है, जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात? तो आपको पता है विद्युत विभव जब भी हम निकालते हैं तो दोनों आवेश के चलते या जितने भी आवेश रहते हैं सबके चलते वहां पे जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर Vp, हमको Vp निकालना है, देयरफॉर Vp क्या हो जाएगा? बिंदु P बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा, है ना, मतलब ये क्या है, या इसको लिख लीजिए देयरफॉर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा Vp, Vp बराबर क्या हो जाएगा, किसके चलते? तो Vp पे इस आवेश के चलते, तो V माइनस क्यू हमने कहा था इस तरीके से लिखने, प्लस प्लस क्यू के चलते यहाँ पे तो V प्लस क्यू लिखेंगे। तो एक V माइनस क्यू के चलते, एक V प्लस क्यू के चलते, मतलब विद्युत विभव इस आवेश के चलते यहाँ पे, इस आवेश के चलते, चूंकि अदिश राशि होती है विद्युत विभव, तो जो मान आएगा सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब इसका मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर माध्यम में है तो, और हमने कहा था आवेश को उसके साइन के साथ लेते हैं, चिन्ह के साथ, और इसका दूरी इससे कितना दूरी है तो A से P, तो AP लिखेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेंगे, और प्लस क्यू से दूरी कितनी है तो BP, B से P, है ना, तो ये Vp का मान निकल गया। अब इसमें आपको दिख रहा है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो मतलब इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो आप लिखेंगे इसको माइनस है तो माइनस 1/AP, अब प्लस यहाँ पे तो प्लस है 1/BP। अब इसका मतलब AP और BP का मान अगर निकल जाए और दोनों को हम रख दें तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा P के ऊपर, जिसको कि न तो अक्षीय बिंदु बोल रहे हैं न निरक्षीय बिंदु बोल रहे हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे चित्र से, ठीक है ना, फ्रॉम फिगर, चित्र से जरा देखिए तो cos थीटा अगर हम ले तो cos थीटा यहाँ पे अगर निकालिएगा तो क्या होगा, cos थीटा होता है क्या भाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्व, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो बचा रह गया ये 90 है तो इनके सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो बचा रह गया OM, ये हो गया आधार, अब बटा कर्ण हो गया AO, OM का मान तो निकालना है और AO का मान हो गया L, तो OM का मान क्या हो गया, L से cos थीटा गुना हो जाएगा, नीचे 1 है तो OM गुना 1 OM, अब बराबर L गुना cos थीटा L cos थीटा, तो ये आ गया OM बराबर L cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें अगर लीजिएगा cos थीटा का मान यहाँ से, तो ऑल्सो कर सकते हैं cos थीटा, देखिए जरा यहाँ पे cos थीटा बराबर और हम लिखेंगे तो cos थीटा बराबर और भी हो जाएगा क्या, तो ये थीटा है, इसके सामने वाला ये हो गया लंब, है ना, 90 के सामने वाला हो गया ये कर्ण, तो ये बच गया आधार, थीटा के सामने वाला लंब तो ये आधार हो गया, तो ये हो गया ON अब बटा OB, और यहाँ से फिर से वही है, ON का मान निकालना है, OB का मान L है, नीचे 1 है तो ON गुना 1 ON हो जाएगा, और L गुना cos थीटा L cos थीटा हो जाएगा, तो ON और OM का मान, ये OM और ON दोनों का मान L cos थीटा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर OM बराबर, इसी को मिटा देते हैं, देयरफॉर OM बराबर ON बराबर L cos थीटा, ठीक है। यदि अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है ना, ये जो R है वो L की अपेक्षा में यदि
आर इज वेरी वेरी लार्जर देन एल, ठीक है ना, बहुत दूरी पर स्थित है, देन तब, देन नहीं तो क्या लिखेंगे, ये जो पीवी होता है वो, ये जो परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो बीपी एनपी के बराबर हो जाता है, तो बीपी जो होता है एनपी के बराबर हो जाता है करीब करीब, तो इसको इस तरीके से चिन्ह देते हैं, ठीक है ना, इक्वल नहीं होकर के करीब करीब इक्वल। और एनपी जब निकालिएगा तो एनपी को क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओएन, इसको लिख सकते हैं ओपी माइनस ओएन, ये लिख सकते हैं। और ओपी क्या है, तो ओपी यहां से तो आर है, और माइनस ओएन क्या है, ये ओएन अभी निकाला था, ओएन एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा। मतलब अगर ये बहुत बड़ा होता है ये आर इस एल के अपेक्षा, तब आप जब ये लंब डालते हैं तो बीपी एनपी के बराबर हो जाता है, और एनपी को क्या लिख सकते हैं, तो एनपी है ये वाला, एन से पी, तो एनपी ये है, हमने क्या किया, इसको पूरे में से इतना माइनस कर दिया, देख ही रहा है आपको, ओपी में से अगर ये घटा देंगे तो एनपी बचेगा, ये एनपी कैसे आएगा, तो इस पूरे में से इतना को घटा देंगे, तो ये हो गया ओपी माइनस ओ एन, ओपी माइनस ओ एन, ठीक है ना, और ये हमारा बीपी निकल गया। उसी तरीके से ये वाला जो, जब ये लाइन, ये जो दूरी है बहुत बड़ी होती है आर की, तो आपने यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से लंब डाला है, तो ये जो लंब डालते हैं, तो हमने क्या कहा था, ये ए से पी और पी से एम दोनों बराबर हो जाता है, तो ए से पी एंड यहाँ लिख सकते हैं एवं एपी किसके बराबर हो जाएगा, एमपी के बराबर, और एमपी किसके बराबर होगा, एमपी, है ना, बहुत लंबी दूरी है, यहाँ से लंब डाला तो ये एम से पी और ए से पी दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ से लंब डाला तो ये यहाँ से पी, और ये लंब जहाँ डाला वहां से पी बराबर हो जाएगा, यहाँ लंब डाला तो यहाँ से पी और यहाँ से पी दोनों बराबर होगा, मैंने एपी बराबर एमपी, और एपी बराबर एमपी है, तो एमपी कैसे लिखेंगे भाई, तो एमपी को हम तोड़ सकते हैं, एम ओ प्लस ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं, एम ओ प्लस ओ पी, और एम ओ प्लस ओ पी क्या है, तो एम ओ का मान तो आपने एल कॉस थीटा लिया है, ओ एम एल कॉस थीटा, और ओ पी का मान क्या है आर, तो हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हमारा देख लीजिए बीपी का मान एपी का मान आ गया, बीपी का मान और एपी का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो हमारा वीपी का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर वीपी बराबर, देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर वीपी बराबर, वीपी बराबर यही तो आया था, ठीक है ना। अब इसमें हम रख देंगे मान, ये वाला आया था मान, उसके अंदर हम रख देंगे मान जो हमारा आ चुका है एपी और बीपी का मान, तो एपी और बीपी का मान क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है इस आवेश से बीपी दूरी पर है, इस आवेश से एपी दूरी पर है, तो ये हो गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 बटा एपी का मान कितना, तो एपी का मान है आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस एक 1 बटा क्या है, बीपी का मान कितना है आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया। अब दोनों को क्या लिख सकते हैं आप, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में नहीं कुछ पता चले तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला, और ये वाला आर प्लस एल कॉस थीटा, सबसे अच्छा है दोनों को गुना कर दीजिए, इससे भाग दीजिए, जो आता है इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आएगा तो माइनस के साथ इसको लिख लेंगे, माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, इससे भाग दीजिए ये कट जाएगा, ये आएगा, इसको 1 से गुना करिएगा तो आर प्लस एल कॉस थीटा रह जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब क्या होगा इसके बाद, तो इसके बाद इसको खोल लेंगे तो कैसे हो जाएगा, देयरफॉर वीपी बराबर, ठीक है ना, देयरफॉर ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे उधर नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया वीपी बराबर, ये हो गया देयरफॉर वीपी बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और ये माइनस का चिन्ह जब अंदर जाता है, ब्रैकेट हट जाता है, जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देता है, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर देता है। एकदम ध्यान रखना है, क्या करता है, माइनस का चिन्ह जब अंदर जाता है तो जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देता है, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर देता है। देखिए आर के आगे प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये प्लस आर है तो माइनस आर हो जाएगा, और ये माइनस एल कॉस थीटा है तो प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, माइनस का गलती कभी नहीं होगा। माइनस वाला चिन्ह को ऐसे करिए, अंदर लेके जाइए, ब्रैकेट हटा दीजिए, सबका चिन्ह बदल दीजिए, कभी गलती नहीं होगा। और ये वाला प्लस रहता है तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे वैसे लिख देते हैं, प्लस है, ब्रैकेट हटा के जैसे है लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस आर हो जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा है तो वही रह जाएगा। ठीक है ना। और नीचे क्या है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो बचपन से कितना बार पढ़े। अब देख लीजिए आर से आर कैंसिल हो गया, तो बच गया ऊपर में 2l cos थीटा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया l cos थीटा इंटू एल cos थीटा, 2l cos थीटा, और नीचे आ गया कितना भाई, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, है ना। अब आपको ये भी पता है कि Q इंटू टू एल पी होता है, शुरू में ही बताए थे आपको, Q इंटू टू एल क्या होता है, ये वाला Q इंटू टू एल पी होता है, तो ये हो गया P cos थीटा, जो द्विध्रुव बाघूर्ण होता है वो, ठीक है ना। और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया क्या भाई, तो VP का मान, ये हो गया VP का मान, ठीक है ना। और P क्या है, तो Q मल्टीप्लाइड बाई 2l, Q गुना 2l, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अगर हमने क्या कहा था, सिंस r इज वेरी वेरी लार्ज देन l, r का मान l से बहुत बड़ा हो, तो r स्क्वायर में अगर आप एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, आर स्क्वायर, आर का मान बहुत बड़ा है तो स्क्वायर करिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, और एल का मान अगर बहुत छोटा है तो स्क्वायर करिएगा तो और छोटा हो जाएगा। पिछले क्लास में आपको एग्जांपल बताए थे, आर का मान 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर 100, और एल का मान 0.01 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करिएगा तो 0.001, और भागा दिए थे उसको, माइनस किए थे तो 99.99 आया था, जो आर स्क्वायर के ही बराबर था, तो इसको आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर VP बराबर P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ से VP आ गया, P cos थीटा, P इज इक्वल टू P cos थीटा, P का मान Q गुना 2l है, ये ध्यान रखना है, तो P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु दोनों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अक्षीय बिंदु होगा तो कैसे होगा, ये वाला जो ये वाला लाइन है एकदम ऐसे हो जाएगा, तो थीटा क्या होगा देख लीजिए, अगर ये वाला लाइन ऐसे है ऐसे, और ये है आपका कोई भी लाइन, अब ये इसको अक्षीय बिंदु बनाना है, तो अक्षीय बिंदु कैसे बनेगा, ये वाला जो लाइन है वो धीरे 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 घूमता घूमता ऐसे हो जाएगा अक्ष के डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो थीटा है, ये वाला जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा घटते 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 जीरो हो जाएगा तो अक्षीय बिंदु, है ना। और ये बढ़ते 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 एकदम ऐसे हो जाएगा तो लंबवत हो जाएगा 90, तो cos 90 अगर हो जाए तो निरक्षीय बिंदु, P निरक्षीय बिंदु बन जाएगा, और अगर जीरो हो जाए तो अक्षीय बिंदु बन जाएगा। तो कह सकते हैं इसको केस ले सकते हैं, केस 1 है ना, स्थिति 1, केस का मतलब स्थिति, क्या कहेंगे, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु P पर, अगर P अक्षीय बिंदु तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, VP जो है, अक्षीय बोल रहे हैं, अक्षीय बिंदु P, तो V अक्षीय हो जाएगा, क्योंकि आपने VP लिखा था, देखिए VP, तो P अक्षीय हो जाएगा, और ये हो गया क्या, P cos थीटा का मान तो cos 0 डिग्री,
बटा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, है ना। कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो भी अक्षीय क्या हो गया, भी अक्षीय बराबर पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, यही ना आया था मान अक्षीय बिंदु पे निकाले थे। तो स्थिति 1 में देखिए आ गया आपका ये मान, और स्थिति 2 अगर करें, है ना, पी अगर निरक्षीय बिंदु हो, निरक्षीय बिंदु, पी पर निरक्षीय बिंदु अगर पी होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अभी बताए थे आपको कि जब निरक्षीय बिंदु का मतलब ये एकदम परपेंडिकुलर, तो ये लाइन, ये वाला जो है ऐसे होता 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 ये लाइन एकदम ऐसे आएगा, मतलब ये वाला लाइन एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये जो अक्षीय है उससे अक्ष से ये थीटा 90 डिग्री पे होगा। तो आप भी निरक्षीय लिखिएगा, यहाँ निरक्षीय बिंदु ले ही लिया तो निरक्षीय हो गया। और जब निरक्षीय लिखिएगा तो जरा देखिए, तो यहाँ हो गया P cos थीटा, cos थीटा का मतलब cos 90, बटा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुना आर स्क्वायर। cos 90 का मान 0 होता है, तो अपने आप आ गया भी निरक्षीय बराबर 0। तो आपने जो अलग अलग निकाला था, ये किसी भी बिंदु पर लेकर के भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, या ऐसे भी रहता है कि उस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकालिए जिसका स्थिति सदिश आर थीटा है। स्थिति सदिश का मतलब जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर स्थित है और कितना कोण पे स्थित है। तो थीटा का मतलब अक्षीय रेखा से थीटा कोण बनाते हुए अक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा देखा है आपका, ये वाला अक्षीय रेखा है, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा होती है उसके अक्षीय रेखा कहते हैं। तो अक्षीय रेखा से थीटा कोण पे ये वाला लाइन है और आर दूरी पर स्थित है, तो इसको स्थिति सदिश भी बोला जाता है। इस बिंदु का स्थिति सदिश आर थीटा, मतलब आर दूरी पर है और थीटा कोण पे, ठीक ना। तो ये जो बनाते हैं, मतलब ये जो आया आपको आर दूरी पर और थीटा कोण पर अगर स्थित है, तो उस बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान निकालिए और फिर अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान प्राप्त करिए। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये दोनों करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी ऐसे बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालें जिसका स्थिति सदिश आर थीटा है, और व्यंजक प्राप्त करने के बाद निरक्षीय और अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान फिर निकालें। तो वो आप फिर जब ये आ जाएगा तब आप ये काम करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने पहले निकाला है। पिछले वाला वीडियो में मैंने जो तीसरा चौथा है उसमें यही बताया, अक्षीय बिंदु पर क्या होगा द्विध्रुव के कारण, और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने पिछला वाला भी आपको रिवाइज कराया है इसमें, तो अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे फिर आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन बताएंगे, जो उसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका छठा वीडियो होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक ना। तो रखते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, फैन चला नहीं सकते, आवाज़ हो जाती है तो आपको फिर सुनने में दिक्कत होगी। इस वजह से आप लोग का जो प्यार है मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है सर, वीडियो समझ में आ रहा है, तो ये और हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। आप इसी तरीके से देखेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा बनाने के लिए कि भाई बच्चा देख रहा है तो बनाना चाहिए मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा समस्या है पढ़ने का, लोग कहीं आना जाना नहीं चाह रहे हैं या आते भी हैं तो उसमें भी खतरा है, कोरोना समय है। तो जितने भी दोस्त हैं उनको बता दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा, और उनको बताएंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और तब जो है उनको थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अपने तरफ से कर दीजिए जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके।
और अ, अच्छा रहेगा ये उनके लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज अभी विदा लेते हैं आपसे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।